हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पहला चैप्टर होगा। इसके पहले हमने एक इंट्रोडक्शन आपको बता रखा है और इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाके इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। फिलहाल एनालिटिक फंक्शन को पढ़ने के पहले हमें छोटे छोटे डेफिनेशंस पता होने चाहिए। तो पहले हम डेफिनेशंस को अप्रोच करेंगे, फिर हम एनालिटिक फंक्शन पे जाएंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आपकी आएगी एनालिटिक फंक्शन में, वो पहले डेफिनेशन होगी नेबरहुड। ठीक है, तो नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी। तो यहाँ पे अगर हम नेबरहुड की बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट इन अ अर्जेंट प्लेन इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स जेड सच दैट जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द नेबरहुड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने क्या किया, एक अर्जेंट प्लेन ड्रॉ किया। अपन ने क्या किया, एक अर्जेंट प्लेन ड्रॉ किया। यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया और ये जो है एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे अगर हमने एक पॉइंट जो है जेड नॉट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, अगर हमने पॉइंट एक जेड नॉट ड्रॉ कर लिया तो जेड नॉट के जो है चारों तरफ मैंने एप्सिलॉन डिस्टेंस लेके और एक जो है सर्कल ड्रॉ किया। तो अब इस सर्कल में, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सर्कल में जितने सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, जितने भी सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ठीक है, मैंने जितने ब्लू डॉट लगा रखे हैं ये सारे ब्लू डॉट क्या हैं, नेबरहुड ऑफ जेड नॉट है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। देखो ये जो लेक्चर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एनालिटिक फंक्शन तक जाते जाते मैं आपको छोटी छोटी बहुत सारी डिफिनेशन बताने वाला हूँ जो कि आपको आगे काम आएगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने क्या करा, नेबरहुड पढ़ा। नेबरहुड में क्या है, नेबरहुड में ये है कि अगर कोई पॉइंट एक जेड नॉट है तो जेड नॉट के एप्सिलॉन डिस्टेंस लेके हमने एक जो है रेडियस ड्रॉ किया और इस रेडियस के अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स नेबरहुड होंगे किसके, जेड नॉट के। ठीक है, जेड नॉट के नेबरहुड होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिलीटेड नेबरहुड। यहाँ पे ये नेबरहुड हो गया, इसको हम एनबीडी भी लिखते हैं। अगर हम डिलीटेड नेबरहुड की बात करें, ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड की, तो देखो डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, इस पर्टिकुलर फिगर में अगर मैं जेड नॉट को डिलीट कर दूं, ठीक है, जेड नॉट को हटा दूं, ठीक है, जेड नॉट को अगर मैं हटा दूं तो बाकी सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, डिलीटेड नेबरहुड रहेंगे। अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स गिवन बाई वन एक्सेप्ट द पॉइंट जेड नॉट। जेड नॉट को छोड़ के जितने सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एट इन्फिनिटी। अब देखो अगर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एट इन्फिनिटी की बात करें तो हमने क्या किया, एक अर्जेंट प्लेन ड्रॉ किया, इसमें हमने एक पॉइंट जेड नॉट ड्रॉ किया और जेड नॉट से हमने कोई एक कांस्टेंट के ले लिया। ठीक है, कोई एक कांस्टेंट के ले लिया और इस कांस्टेंट के, ठीक है, बाहर आउटर, ठीक है, कांस्टेंट के आउटर जितने सारे पॉइंट होंगे, जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे वो क्या बोले जाएंगे, नेबरहुड एट इन्फिनिटी बोले जाएंगे। जैसे कि आपको फिगर में दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे फिगर में क्या दे रखा है कि जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, जैसा दे रखा है कि द नेबरहुड ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट इनफाइनाइट इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स जेड सच दैट जेड मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन, ठीक है, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन के। यहाँ पे जेड नॉट एक पॉइंट है और यहाँ पे जो ये कलेक्शंस है जेड का, तो ये जितने भी जेड हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी आपको जेड मिलेंगे सबकी जो मॉडुलस वैल्यू वो के से बड़ी होगी। तो इसे हम बोलेंगे क्या कि आपका ये तो पहला वाला फिगर, इसको हम बोलेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एट इन्फिनिटी इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स जो भी आपको दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बाद हमारी जो दूसरी डिफिनेशन आएगी वो आएगी लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी हम इस लेक्चर में आपको डिलीवर करने वाले हैं ये सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स अवेलेबल होगा। ठीक है, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड करके और चीज़ों के बड़े अच्छे से जो है समझ सकते हैं। फिलहाल जो है अभी हम लिमिट पॉइंट पढ़ेंगे। लिमिट पॉइंट जो होता है, ठीक है, कभी कभी आपको बोलेगा एक्यूमुलेशन पॉइंट, कभी कभी बोलेगा क्लस्टर पॉइंट और कभी कभी बोलेगा लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट सारी बातें बराबर होती हैं। ठीक है, सब एक दूसरे के मतलब सिनोनिम्स बोल सकते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट, अब देखो लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है पहले समझ लो, फिर इसके लिख लेते हैं। देखो लिमिट पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई भी अर्जेंट प्लेन हम बनाए, ठीक है, अर्जेंट प्लेन में कोई मैंने एक सेट एस लिया, कोई मैंने एक सेट एस लिया है, ठीक है, हमने एक एस का कंस्ट्रक्शन किया। अब एक पॉइंट जेड नॉट है, ठीक है,
तो यहाँ पे हमने बताना है लिमिट पॉइंट। तो अगर कोई आपके पास सेट हो और सेट में एक पॉइंट कोई जेड नॉड हो, तो इस जेड नॉड को हम इस यस का लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे जब जेड नॉड के हम साइड में नेबरहुड क्रिएट करें, हाउ एवर स्मॉल, कितना भी छोटा क्रिएट करें, कितना इतना छोटा क्रिएट करें, इतना छोटा क्रिएट करें, इतना छोटा क्रिएट करें, मतलब कितना भी छोटा हम जेड नॉड के अराउंड नेबरहुड क्रिएट करें, तो उस नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए। एक बार डेफिनेशन को आप समझ लीजिए कि इफ़ वी हैव अ इनिशिएट एस देन जेड नॉट बिलोंगिंग टू एस इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ जेड कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ द दिस पर्टिकुलर सेट एस। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये जो जेड नॉड है ना, ये इंटीरियर में होता है, कभी कभी बाउंड्री पे होता है और कभी कभी बाउंड्री से थोड़ा बाहर भी होता है, तब भी इसका हम नेबरहुड क्रिएट करता है तो इनफाइनाइट एलिमेंट एस का वो कंटेन कर लेता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या है, सेट में बिलोंग कर भी सकता है, सेट के बाहर भी हो सकता है, सेट में भी हो सकता है। तो इसके डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद जो है चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मुझे लगता है आपको समझ में तो आ गया होगा। तो लिख सकते हैं कि अ पॉइंट जेड, यहाँ पे लिखेंगे अ पॉइंट जेड नॉड, अ पॉइंट जेड नॉड इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट यस is a limit point of a set S। हमने क्या आपको बताया कि अगर कोई भी आपके पास अर्जेंट प्लेन है, अर्जेंट प्लेन में आपको कोई एक सेट S का कलेक्शन दिया है, तो मैंने एक जेड नॉड एक पॉइंट लिया, ठीक है, और आपके पास सपोज करिए कि ये जो है S कलेक्शन है, ठीक है, S। तो इस जेड नॉड को, इस पर्टिकुलर एस का हम लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे जब मैं इस जेड नॉड के अराउंड जो है कितना भी छोटा, ठीक है, कितना भी छोटा, इतना छोटा या फिर इतना या फिर इतना, कितना भी छोटा नेबरहुड क्रिएट करूं, तो इस पर्टिकुलर नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए, किसके, इस एस के। ठीक है, पहला नेबरहुड ये ड्रॉ किया, अगर इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं तो जेड नॉड क्या है, यहाँ लिमिट पॉइंट है। फिर मैं नेबरहुड इतना बड़ा हो सकता है, नेबरहुड बड़ा हो सकता है, नेबरहुड पूरा बड़ा हो सकता है, नेबरहुड कितना भी, इतना भी छोटा हो सकता है, एकदम बिल्कुल छोटा सा नेबरहुड। और अगर इस नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट एस के आगे, तो इस जेड नॉड को हम बोलेंगे लिमिट पॉइंट। तो वही मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि अ पॉइंट जेड नॉड इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस in the argent plane if every neighborhood of set S in the argent plane if every neighborhood of S contains an infinite एलिमेंट्स, या फिर कह सकते हो पॉइंट्स ऑफ यस, ठीक है। और यहाँ पे नेबरहुड हाउ एवर स्मॉल नेबरहुड वी चूज, ठीक है, हाउ एवर स्मॉल नेबरहुड वी चूज, हम कितना भी छोटा नेबरहुड चूज करें तब भी वो इनफाइनाइट एलिमेंट को अगर आपस में अपने में चलता है तो हम बोलेंगे क्या, लिमिट पॉइंट। अब देखो लिमिट पॉइंट, एक्युमुलेशन पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट सबके सब सेम चीज़ होते हैं, इसे बताएं जो तो है नहीं, आप लोग जानते हैं। अब अगर मैं एक सेट यस क्रिएट करूं, ठीक है, और इस यस में मैं कुछ इस प्रकार से लेके चलूं, मैं लिखूं 3 + 2ni अपॉन, एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं 1 + n सच डैट n = 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा ना, 2i इज द लिमिट पॉइंट ऑफ s। अब देखो एक चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि लिमिट पॉइंट हो सकता है कि इंटीरियर साइड में हो सकता है बाउंड्री पे हो सकता है बाहर हो। तो जब यहाँ जेड नॉट होगा ना, तो मैं ऐसे एक नेबरहुड बनाया और इस नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट आ गए, तो ये लिमिट पॉइंट हो गया। मान लो यहाँ पे बाहर है जेड नॉट, ठीक है, जेड नॉट बाहर है, फिर भी इसका हम एक डेल्टा नेबरहुड बनाए और यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट एस के ये अपने में ले लिया, ठीक है, नेबरहुड में कंटेन कर लिया, तो इसे लिमिट पॉइंट बोलेंगे। तो लिमिट पॉइंट हो सकता है सेट एस का मेंबर हो,
हो सकता है ना भी हो, ठीक है। सेट से बाहर भी हो सकता है, सेट से अंदर भी हो सकता है। ये यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बताया जाएगा। अब देखो इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, तो थर्ड पॉइंट हमारा आएगा इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट या फिर बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट को देखेंगे। धीरे धीरे हम जितने भी डिफिनेशंस पढ़ रहे हैं वो हमें एनालिटिक फंक्शन की तरफ बढ़ने को बता रहा है, ठीक है। अब अगर अगला पॉइंट हम लिखें क्या, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट या फिर बाउंड्री पॉइंट, तो लिखेंगे क्या, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, या फिर बाउंड्री पॉइंट या फिर एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे भी छोटी सी बात है कि अ पॉइंट जेड नोड इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट यस if there exists a epsilon neighborhood of a z node contains points belong to S, ठीक है। अब देखो हम इससे पहले ग्राफिकल अप्रोच से बताते हैं। क्या करना है, अपने पास एक सेट S बनाना है। इस सेट में हमने एक पॉइंट यहाँ z नोड लिखा, एक पॉइंट हमने यहाँ z नोड लिखा और एक पॉइंट हमने यहाँ z नोड लिखा और ये सेट S है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट z नोड को हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट। जब इस z नोड का मैंने बिल्कुल छोटा सा नेबरहुड क्रिएट किया और बिल्कुल छोटा सा नेबरहुड क्रिएट करने के बाद जितने भी इसके नेबरहुड में पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी डॉटेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट अगर सेट S से बिलोंग कर जाएँ तो हम बोलेंगे कि दिस z नोड इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। देखो डिफिनेशन इसकी ऑलरेडी आपको नोट्स में मिलेगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिफिनेशन यहाँ पे समझने की कोशिश करो। हमने बताया कि आपके पास कोई पॉइंट z नोड है तो z नोड इंटीरियर पॉइंट तब बोला जाएगा जब मैं z नोड के किनारे से, मतलब z नोड पे एक ऐसा एप्सिलॉन डिस्टेंस की मैं एक जो है नेबरहुड क्रिएट करूं और उस नेबरहुड के सारे एलिमेंट्स, ऑल द पॉइंट्स ऑफ नेबरहुड ऑफ z नोड बिलोंग्स टू सेट S, देन दिस z नोड इज इंटीरियर पॉइंट। अगर यहाँ पे मैं एक एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करता हूँ तो कुछ तो S में बिलोंग करेंगे, बाकी इधर जो आपको ब्लू डॉट वाले हैं ना, जो ब्लू डॉट वाले हैं वो बिलोंग नहीं करेंगे S में। तो कुछ अगर पॉइंट बिलोंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इस z नोड को हम बोलेंगे क्या, बाउंड्री पॉइंट ऑफ S। और यहाँ पे जो z नोड है तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं, कोई भी पॉइंट इस S में बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो इस z नोड को हम बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। या फिर डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि द पॉइंट विच इज़ नॉट इंटीरियर नॉट अ बाउंड्री पॉइंट इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। ऐसे भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट समझ में आया होगा। इसकी जो डिफिनेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स पड़ा हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अब हम आगे बात करेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की तरफ मूव किए तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है इसे देखिए, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अगर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करें, ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इफ़ अ सिंबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की हम बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सिंबल है, ठीक है, आपके पास कोई सिंबल है z और वो कुछ जो है वैल्यू टेक कर रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो लिख सकते हो कि इफ़ अ सिंबल z टेक्स एनी वन ऑफ द, इफ़ अ सिंबल z takes any one of the value of complex number, then z is called complex वेरिएबल। जनरली हम ऐसे लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू मतलब आप चेंज कर सकते हो, वेरिएबल है तो आप मान लो z1 आपको मिल सकता है 2 + 3i, ठीक है। आप z2 कुछ ले सकते हो, क्या आप लिख सकते हो 3 + 7i, कुछ भी ले सकते हो। तो एक्स वाई की वैल्यू
चेंज होगी तो आपको नए नए कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते जाएंगे और इसे हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू जो है इस वेरिएबल पे डिपेंड होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, देखो नोट्स जो है मैं आपको पूरा बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, बट जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से सारी नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, पूरा वेल मैनर्ड ऑर्डर में। अब क्या है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो अगर हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करें तो अगर आपके पास कोई w ऐसा हो जो कि f ऑफ z हो तो इसे हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ एक w मिलता है तो आपको बोल सकते हैं कि ये सिंगल वैल्यूड है। अगर आपको कैसा w मिलेंगे तो बोलेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो सिंपली बात ये है कि अगर हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टू ईच वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इफ देयर करस्पॉन्डिंग टू वन और मोर वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w, देन वी से दैट w इज इक्वल टू f ऑफ z इज क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम जो है लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद अपना आ जाएगा क्या, एनालिटिक फंक्शन। तो अगर हम लिमिट की बात करें, अगर हम लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करें, ठीक है, तो जैसे आपने रियल एनालिसिस में लिमिट पढ़ा है सेम वैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यहाँ पे लिमिट पढ़ेंगे। रियल एनालिसिस में आप लिमिट एक लाइन पे चेक करते थे लेफ्ट राइट, जबकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको लिमिट एक जो है डोमेन पे चेक करना होगा। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चीज़ें आपकी डोमेन बेस्ड हो जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर जो है आपको 3D फिगर मिलता है वहाँ पे लिमिट चेक करना होता है। तो लिमिट की जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि बोल सकते हैं वी से दैट a number L is the limit of a function fz. We say that a number L is the limit of function fz. We say that the number L is the limit of a function fz, ठीक है, as z tends to a, as z tends to a such that, कैसे, लिमिट z tends to a f of z is equal to L। ठीक है, सिंपल सी डिफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन जो अपनी आएगी वो आएगी कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। देखो ये डिफिनेशंस जो है आपसे पूछी नहीं जाएगी बट पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की अगर बात करेंगे तो देखो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी एक ही बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, और एक पॉइंट क्या है, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन fz है, अगर कोई फंक्शन एक fz है और इस फंक्शन fz को हम बोल रहे हैं कि a पे कॉन्टिन्यूस है तो a पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, कोई फंक्शन आपके पास अगर कोई fz कोई फंक्शन है और उसका किसी पॉइंट a पर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, पहले कॉन्टिन्यूटी को लिख लेते हैं डिफिनेशन इसकी कि अगर कोई फंक्शन fz है, इफ़ फंक्शन या फिर अ फंक्शन fz is said to be continuous at कहाँ पे, z is equal to a। इफ z is equal to a पे बोलेंगे इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच डैट, कैसा होगा, देखो ऐसा होगा आपको कि f ऑफ z माइनस f ऑफ a इज लेस देन आपको मिलेगा एप्सिलॉन और यहाँ पर z माइनस a इज लेस देन आपको मिलेगा डेल्टा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है।
यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसे आप ये भी बोल सकते हो कि लिमिट z टेंस टू a f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, तो बोलेंगे कॉन्टिन्यूटी है। डिफरेंशिबिलिटी की बात करेंगे तो आप डिफरेंशिबिलिटी में बस इतना समझ लो कि किसी फंक्शन एफ जेड को हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, इफ़ एफ ऑफ जेड इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, इफ एफ ऑफ जेड इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन इन D, देन यहाँ पे डिफरेंशिबिलिटी की बात करेंगे और किसी एक फिक्स पॉइंट पे हम बात करेंगे, देन एफ जेड इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, देन एफ जेड इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट जेड इक्वल्स ए। ठीक है, इफ कैसा आपको सिनेरियो मिल जाए, लिमिट। ठीक है, कैसा सिनेरियो मिल जाए कि लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और अपॉन में h दिया हो, और इसे हम f डैश a पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिफरेंशिबिलिटी तक सारी बातें समझ में आ गई हैं, और अगर डिफरेंशिबिलिटी तक सारी बातें समझ में आ गई हैं तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का अपना टारगेट जो है एनालिटिक फंक्शन, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब देखो, बड़े ध्यान से समझना एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है और एनालिटिसिटी किसको बोली जाएगी, सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, और मैं आपको बताऊंगा कि कॉची रीमान इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग होगी वो हम बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन की। ठीक है, तो लिखते हैं एनालिटिक फंक्शन। अब इसकी डिफिनीशन बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन, ANALYTIC, एनालिटिक फंक्शन, इसकी डिफिनीशन समझना। ठीक है, आई होप सबको क्लियर दिख रहा होगा, कोई ब्लर नहीं है। चलो, एनालिटिक फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन मिलता है ना डोमेन D में, ठीक है, तो उस पॉइंट, उस पर्टिकुलर फंक्शन एफ जेड को हम एनालिटिक बोलेंगे किसी एक पॉइंट जेड इक्वल्स ए पर, अगर उसके नेबरहुड में सभी पॉइंट पे जो है एफ डैश जेड एग्जिस्ट करें। ठीक है, देखो समझो, आपके पास कोई एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एफ जेड को, ठीक है, हम जेड इक्वल्स ए पर एनालिटिक बोलेंगे। एनालिटिक बोलेंगे तब जब जेड इक्वल्स ए जो है ना, जेड इक्वल्स ए जो है आपका पॉइंट, ठीक है, जेड माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब कि आपका क्या किए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, जेड नॉट ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो, ए ले लिए, एप्सिलॉन डिस्टेंस ले लिए, और यहाँ पर हम जो है एक नेबरहुड क्रिएट किए। तो अगर इस नेबरहुड के सभी पॉइंट पर नेबरहुड के सभी पॉइंट पर एफ डैश ए एग्जिस्ट करता हो, एफ डैश ए एग्जिस्ट करता हो, एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, एफ डैश जेड एग्जिस्ट, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इज एनालिटिक एट पॉइंट ए। ध्यान से समझिएगा, मतलब सिर्फ इतना कर रहा है कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड को हम एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड इक्वल्स ए तब बोलते हैं जब उस पॉइंट के एप्सिलॉन नेबरहुड या फिर उस पॉइंट के छोटे से स्मॉल नेबरहुड ड्रॉ करें और उस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इज एनालिटिक एट पॉइंट ए। जिस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, उसके अगर सारे नेबरहुड पे भी डिफरेंशियल हो जाए तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे एनालिटिक है। ठीक है, तो डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं कि कंसीडर ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इन अ डोमेन डी। लिखते हैं कंसीडर a single valued function fz in a domain D, ठीक है, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड आपने डोमेन डी में क्या किया, कंसीडर किया।
तो फिर लिखेंगे द फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक, द फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी analytic at the function fz is said to be analytic at a point z equals a, किसी पॉइंट z equals a पे इसको एनालिटिक तब बोलेंगे if there exists a neighborhood, हमने नेबरहुड के डिफरेंस इसलिए आपको पहले बताया था, नेबरहुड z माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। आपने एक एप्सिलॉन नेबरहुड क्रिएट किया z इक्वल्स ए के, आपने एप्सिलॉन नेबरहुड क्रिएट किया और इसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे फंक्शन जो है एफ डैश z एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। एट ऑल पॉइंट्स ऑफ विच एफ डैश जेड एग्जिस्ट, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर, ठीक है, हमने एनालिटिक बोलना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, अर्जेंट प्लेन में एक पॉइंट हमने ए ले लिया, ठीक है, जेड इक्वल्स हमने ए सपोज कर लिया, जेड इक्वल्स ए सपोज कर लिया। इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर एफ जेड को हम एनालिटिक बोलेंगे तब जब इस ए से हमने एप्सिलॉन डिस्टेंस लेके एक नेबरहुड क्रिएट किया और नेबरहुड में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ना, हर एक पॉइंट पर जितने भी ये आपको नीले नीले डॉट्स दिखाए ना, हर एक पॉइंट पर एफ डैश जेड एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम बोलेंगे एफ जेड इज एनालिटिक एट पॉइंट ए। बात समझ रहे हैं? पर्टिकुलर पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल हो ये काफ़ी नहीं है, ए के एप्सिलॉन नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट पर अगर एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है तब हम बोलते हैं कि एफ जेड इज एनालिटिक एट पॉइंट ए। इतनी बात समझ में आई? अब देखो इसके बाद हम दो और छोटे छोटे यहाँ पे बातें बताएंगे कि अगर जो है इसको मैं इरेज कर दूँ, ठीक है, एनालिटिसिटी आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। अब आगे एक पॉइंट और लिखेंगे कि इफ़ एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन अ डोमेन डी, यहाँ से एक पॉइंट और लिखेंगे, इफ एफ ऑफ जेड, एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट in a domain D, if f dash z exists at every point in a domain D except at a finite number of exceptional point, except at a finite number of exceptional point, ठीक है, then fz is said to be analytic in D and refer to be, then fz is said to be analytic analytic in D and said to be एनालिटिक फंक्शन, said to be एनालिटिक फंक्शन। अब बात ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, अर्जेंट प्लेन में हमने क्या किया था, पॉइंट ए लिया था, z इक्वल्स ए, और ए से हमने एप्सिलॉन नेबरहुड बना के एप्सिलॉन रेडियस लेके एक नेबरहुड क्रिएट किया था, ठीक है। और इस नेबरहुड में ठीक है बहुत सारे पॉइंट्स हैं और नेबरहुड के अगर हर एक पॉइंट पे एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज एनालिटिक एट अ पॉइंट ए, ठीक है, इतनी बात बोलेंगे। बट आगे थोड़ा सा और ये बता दिया गया कि कुछ अगर पॉइंट्स ऐसे भी हों, इफ़ देयर एग्जिस्ट सम एक्सेप्शनल पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ये मिल गया हरा वाला, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, यहाँ एक पॉइंट मिल गया, यहाँ एक पॉइंट मिल गया, अगर इन पॉइंट्स पे
इन पॉइंट्स पे अगर जो है एफ डैश जेड नहीं भी एग्जिस्ट करता है तब भी हम बोल देंगे कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है एट पॉइंट ए पे। अब बात समझो, पहले ये बोला गया था कि जो फंक्शन एफ जेड है ना वो एनालिटिक है पॉइंट ए पर, जेड इक्वल्स ए पे, यदि मैं ए के चारों तरफ जो है एप्सिलॉन नेबरहुड लेके एक जो है मैंने नेबरहुड क्रिएट किया और नेबरहुड में हर एक पॉइंट पे एफ डैश जेड अगर एग्जिस्ट करता है तो बोलेंगे कि एफ जेड इज एनालिटिक एट पॉइंट ए। अगले डिफिनेशन में थोड़ा सा आपको स्वतंत्रता दे दी गई कि अगर जो है इस बाउंडेड जो आपने नेबरहुड क्रिएट किया है, अगर इस नेबरहुड में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी मिलते हैं, इफ सम फाइनाइट एक्सेप्शनल पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहां पर क्या है डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है, जहां पर एफ डैश जेड एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ एफ डैश जेड इज एवरी पॉइंट इन डोमेन डी एक्सेप्ट सम फाइनाइट एक्सेप्शनल पॉइंट, तो इन फाइनाइट एक्सेप्शनल पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं, फिर भी हम बोलते हैं फंक्शन इज एनालिटिक। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाला ग्रीन वाला पॉइंट्स, इसको हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी फेल कर जाए, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे एक छोटी सी लाइन और लिखेंगे कि अगर एफ डैश एग्जिस्ट करता है एवरी पॉइंट पे, देखो अगर कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है तो फंक्शन एनालिटिक है। एक छोटा सा पॉइंट और हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि इफ़ एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, इफ एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, ठीक है, in every point of domain D, then fz is called, क्या बोलेंगे, रेगुलर फंक्शन। ठीक है, रेगुलर फंक्शन बोलेंगे। अब देखो थोड़ी सी एक बात और समझ लो, ठीक है, रेगुलर इन डी बोलेंगे, रेगुलर फंक्शन इन डी बोल देना, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, इतनी तो चलती है बातें। तो अभी जो है हमने एनालिटिक फंक्शन जो आपको बताया, तो एक चीज़ और समझ लो, कभी कभी आपको बोल देगा ना कि होलोनोमिक, ठीक है, और कभी कभी बोल देगा हार्मोनिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन तो ठीक है, कभी कभी इसके सिनोनिम्स यूज होते हैं, जैसे जो है होलोमार्फिक बोल सकता है। ओके, अगर जो है रेगुलर आ जाए, ठीक है, रेगुलर की बात करें, होलोमार्फिक की बात करें, तो समझना कि एनालिटिक की बात कर रहा है, क्योंकि रेगुलर फंक्शन और होलोमार्फिक फंक्शन दोनों एनालिटिक फंक्शन के ही क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एनालिटिक फंक्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम सिंगुलर पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो हमने बताया कि इस डोमेन डी में कुछ ऐसे पॉइंट जेड नॉट एग्जिस्ट करेंगे जहां पर एफ डैश जेड एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है, एग्जिस्ट फेल टू एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे कि सिंगुलर पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी इस फिगर में बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिंगुलर पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो है हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, CR इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन। तो कॉची रीमान इक्वेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से प्रूफ करेंगे। फिलहाल उसका स्टेटमेंट हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट हम देख लेते हैं और उसके प्रूफ को हम अगले पार्ट में करेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिटिक फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो CR इक्वेशन की अगर हम बात करें तो CR इक्वेशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है फंक्शन के एनालिटिक होने का। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि किसी फंक्शन को अगर एनालिटिक होना है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा जरूर। ठीक है, आगे लिखेंगे CR इक्वेशन मतलब कि कॉची रीमान इक्वेशन, अगली हेडिंग होगी कॉची रीमान इक्वेशन। इसके प्रूफ को तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो CAUCHY कॉची RIE रीमान इक्वेशन। कॉची रीमान इक्वेशन, और इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं CR इक्वेशन। अब देखो CR इक्वेशन जो है ना, केवल इसका आपको अगर स्टेटमेंट पता हो, केवल CR इक्वेशन क्या होता है वो पता हो, तो आप कहीं भी MSc के लिए एंट्रेंस दोगे ना, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी गोरखपुर हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ, इलाहाबाद हुआ, BHU हुआ, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि CR इक्वेशन ऑप्शन में दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द CR इक्वेशन। ठीक है,
और IIT-JEE में भी 1-2 बार पूछा हुआ है, नेट में भी 1-2 बार CRE क्वेश्चन से क्वेश्चन आ गए हैं। तो CRE क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, समझ लेना। अब लिखेंगे तो नेसेसरी कंडीशन, यहाँ पर लिखेंगे अननेसेसरी कंडीशन, unnecessary condition that, देखो W इक्वल्स क्या होता है, f ऑफ जेड होता है, और f ऑफ जेड कैसे बना है, u प्लस आई वी से, और u कैसे बना है, x, y प्लस आई वी एक्स, वाई। आपके पास जो है अननेसेसरी कंडीशन डैट W इक्वल्स एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, जो भी है, ठीक है। V analytic in a domain D, B analytic in a domain D, analytic in a domain D is that U be satisfy in a domain D is that U and V satisfied the CR equation। देखो कॉची रीमान इक्वेशन है क्या, इसे देख लेते हैं। तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आपका CR इक्वेशन है। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, एट एवरी पॉइंट ऑफ D, एट एवरी पॉइंट ऑफ D। देखो याद करने का तरीका ये है कि आपका U है और V है और X है और Y है। जब डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा, डेल बी अपॉन डेल वाई होगा, मतलब कि सीधा सीधा रिलेशन है, तो कोई माइनस साइन नहीं आएगा, डायरेक्ट इक्वल कर देंगे। लेकिन जब ये यू वाई के साथ और वी एक्स के साथ जाएगा तो आड़ा टेढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। बस याद करने का तरीका यही है, ऐसे ही याद होगा, ठीक है। तो कॉची रीमान इक्वेशन ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कम वाई प्लस वी आई वी एक्स कम वाई, अगर कोई एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को किसी डोमेन D में एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उसको CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। देखो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो एनालिटिक है, बट अगर उसे एनालिटिक होना है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट तब होता है जब ये सारे के सारे जितने भी आपको ये जो डेरिवेटिव्स मिलेंगे ना, ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स अगर कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो ये सफिशिएंट कंडीशन भी होता है। तो आगे इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे कि इफ दीज पार्शियल डेरिवेटिव आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस देन CR इक्वेशन आर सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक इन D, ठीक है। लिखेंगे इफ these partial derivatives are continuous, then CR equation is sufficient condition that f is it एनालिटिक इन डोमेन D, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आपको CR इक्वेशन समझ में होगा। CR इक्वेशंस जो है इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो प्रूफ पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया आप वीडियो देख लीजिए अच्छा आराम से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड करके और नोट्स को पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगता हो चैनल पे जितने भी सारे लेक्चर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए और हमसे जुड़े रहिए। और कोशिश ये रहेगी कि मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करूं। इसमें जैसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है तो मैं कुछ कंपटीशन के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, उसको भी हम
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे। हाँ, मैंने अभी बताया था कि जैम में क्वेश्चन आया था, बट जैम में क्वेश्चन नहीं आया था बिकॉज IIT जैम के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी जो है अब तक जो है IIT जैम से क्वेश्चन नहीं बने हैं, बट MSc के एंट्रेंस में और नेट के एग्जाम में CRE क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो CRE क्वेश्चन, और वैसे अगर पूछा हुआ तो भी ठीक है, लेकिन फिलहाल आपके BSc के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। आपके BSc में जो है, जो आपका 3rd ईयर का पेपर होता है, वहाँ पे CRE क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन, एक बार क्या 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन 2012 में, 15 में और 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफाइन एन एनालिटिक फंक्शन एंड ऑल्सो राइट द CRE क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार पूछा हुआ है कि डिस्क्राइब द CRE क्वेश्चन या फिर गिव अ स्टेटमेंट एंड ऑल्सो प्रूफ ऑफ द CRE क्वेश्चन, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके यूनिवर्सिटी ग्रुप ने 2-3 बार पूछा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture and have a great day to everyone. Okay, bye, take care.